जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको उस गोरखा सेना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने नेपाल का एकीकरण करने के साथ ही कुमाऊं, गढ़वाल से लेकर हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी रियासतों को अपने कब्जे में कर लिया था। उस कालखंड में एक ओर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर तले भारत के मैदानी राज्यों को अपने अधीन करते जा रहे थे, दूसरी ओर हिमालयी क्षेत्र में गोरखा भी छोटे बड़े राज्यों को अपने में मिलाते जा रहे थे। गोरखा वीर थे, साहसी थे, कुशल योद्धा थे, परंतु एक शासक के तौर पर क्रूर थे, आतताई थे और विफल थे। इसलिए उनका यह साम्राज्य बाद में पत्तों के ढेर की तरह बिखर गया। कुमाऊं, गढ़वाल व हिमाचल में आज भी उनकी क्रूरता के किस्से घर घर सुनाई देते हैं। इस पर एक वीडियो पहले से यहाँ है हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में, परंतु मैं बताने जा रहा हूँ कि यह सेना कैसी थी, वीर थी, बहादुर थी, जो पूरे हिमालय क्षेत्र में विजय प्राप्त करती चली गई, अपनी विजय पताका फहराती चली गई। यह रिपोर्ट कई प्रसिद्ध इतिहासकारों की पुस्तकों पर आधारित है। इसमें उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद डबरा चारण की पुस्तक गोरख्यानी से लेकर में सबसे अधिक जानकारी दे रहा हूं। 1814 में गोरखाली साम्राज्य अपने उत्कर्ष के मध्याह्न में था। पूर्व में तीस्ता नदी से लेकर पश्चिम में सतलज नदी तक हिमालय की जिन ढालों पर यह साम्राज्य फैला था, वो अपनी प्राकृतिक छटा तथा दुर्गमता के लिए सुविख्यात था। किंतु सारे एशिया महाद्वीप में राजनीतिक दृष्टि से इससे अधिक बिखरा हुआ प्रदेश दूसरा न था। गोरखालियों के अधिकार से पूर्व यह प्रदेश सैकड़ों छोटी बड़ी ठकुराइयों में बटा था। गोरखालियों ने पहली बार इन सारी ठकुराइयों को जीतकर उन्हें एक छत्र शासन के अंतर्गत संगठित करने का प्रयास किया था। इस साम्राज्य का अस्तित्व उस सेना पर निर्भर था जिसने उसे जीता था तथा जिसके बल पर उस साम्राज्य पर नेपाल का आधिपत्य बना हुआ था। हिमालय की ढालों पर बसे हुए किसी भी राज्य की सेना इतनी सुयोग्य तथा इतनी राजभक्त न थी। उत्तर भारत में केवल राजा रंजीत सिंह की सेनाएं ऐसी थी जो उससे टक्कर ले सकती थी, परंतु सिख राजा रणजीत सिंह गोरखालियों के विजित प्रदेश की अपेक्षा कश्मीर पर अधिकार करने के लिए अधिक व्यग्र थे। नेपाल की स्थानीय सेना में छोटे बड़े सेनाधिकारियों के पदों पर गुरखा, जिनको गोरखाली कहते थे, गोरखाली क्षेत्रियों की नियुक्त किया जाता था, जिनमें थापाओं की संख्या सबसे अधिक थी। साधारण सैनिकों में सबसे अधिक संख्या मंगोल वंशी मगरों और उनके पश्चात गुरुंगों की थी। मगर और गुरुंग रूप, रंग और आकार प्रकार में गोरखालियों से मिलते जुलते थे, इसलिए अंग्रेज क्षेत्रियों तथा मगर और गुरुंगों के लिए बिना भेदभाव के गुरखा या गोरखाली नाम का प्रयोग करते थे। किंतु नेपाल में गोरखाली का प्रयोग, जो एक गोरखाली नाम था, उसका प्रयोग केवल गोरखा राज्य के उन मूल निवासियों के लिए होता था जिन्होंने पहाड़ी ढालों पर बसी हुई विभिन्न जातियों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। गोरखाली तथा मगध और गुरुंग सभी आदर्श सैनिक थे, अत्यंत हृष्ट-पुष्ट, राजभक्त और आज्ञापालक थे। उनकी धार्मिक भावनाएं बड़ी सरल और उदार थी। मैदान के हिंदू सैनिकों को जो धार्मिक रूढ़ियां प्रायः जकड़ी रहती हैं, उनका इन पहाड़ी सैनिकों पर कोई अंकुश न था। कट्टर हिंदुओं के लिए भोजन करने से पूर्व कपड़े उतारकर सारे शरीर को धो डालना आवश्यक था, परंतु ये पर्वतीय भोजन से पूर्व टोपी उतारना और मुंह हाथ धोना ही पर्याप्त समझते थे। वे सदा प्रसन्न रहते थे। वे अपनी सांबुली को स्वयं ढोते थे और भोजन के संबंध में विशेष परहेज करने वाले नहीं थे। सभी सैनिकों के भोजनालय में भोजन करने को वे प्रस्तुत रहते थे और गौमांस को छोड़कर अन्य किसी खाद्य पदार्थ को वे अस्वीकार नहीं करते थे। नेपाल की सारी सेना सर्वथा पदातिक सेना थी, यानी पैदल सेना थी। उनका संगठन ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी के अनुसरण पर किया गया था। प्रारंभ में सारी सेना केवल कंपनियों में बटी थी, किंतु जब भीमसेन थापा बनारस से लौटकर काठमांडू पहुंचे तो उन्होंने कुछ सेना की बटालियनें बनाई थी।
उनके कमांडिंग अफसर के लिए उनके कैप्टन पद का प्रयोग करना आरंभ किया था। नेपाल की सेना का संगठन लगभग उसी प्रकार किया गया था जिस प्रकार बंगाल आर्मी का संगठन क्लाइव के शासनकाल में किया गया था। ब्रिटिश सेना में प्रचलित ड्रिल की प्रारंभ से ही नकल होने लगी थी। काठमांडू के परेड के मैदान टुंडीखेल में प्रतिदिन सैनिकों को अंग्रेजी शब्दावली में आदेश देते हुए परेड करवाई जाती थी। नेपाल के सैनिकों ने परेड में इतनी कुशलता प्राप्त कर ली थी जितनी कुशलता प्राप्त करना कंपनी की अपनी बटालियनों की दृष्टि में भी लज्जास्पद नहीं समझा जाता था। समकालीन नेपाली कवि जदुनाथ पोखरेल ने लिखा है कि प्रतिदिन प्राह भेरो मतलब नगाड़ा के बजते ही सभी सैनिक अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ तुरंत बिना किसी प्रकार का विलंब किए हुए टुंडीखेल के विशाल मैदान में पहुंचते थे। उत्साही तेलंगा सैनिकों के आगे आगे उनकी टुकड़ियों का निशान झंडा चलता था। वहां मेजर हाथ में कलम लेकर तथा पीठ पर पीतल की कलमदानी लटका कर सैनिकों की उपस्थिति लेता था। अनुपस्थित सैनिकों यदि रुग्ण बताया जाता है तो उनके घर पहुंचकर उसकी सत्यता का पता लगाया जाता था। नेपाल के सैनिकों की शिक्षा दीक्षा का कार्य कंपनी की सेना से भागकर आए हुए व्यक्तियों को सौंपा गया था। पृथ्वीनारायण शाह यद्यपि यूरोपियन लोगों को शंका की दृष्टि से देखते थे, किंतु उन्होंने भी पारसी तोपचियों को नियुक्त किया था जो उसके शिल्पियों को धातुओं को गलाने तथा तोपों को ढालने की शिक्षा देते थे। 1795 के आसपास नेपाल के तोपखाने में 3 परासी नियुक्त थे जो बंदूकों, तोपों, छोटी तोपों और मोर्टार को ढालने तथा बारूद बनाने में व्यस्त रहते थे। इनमें से 2 यूरोपियन जिनके नाम बायरनेस और बेल थे 1814 में काठमांडू में नियुक्त थे। बायरनेस को सैनिक विद्यालय में अध्यापक बनाया गया था। वो गोरखाली सैन्य अधिकारियों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देता था। बेल को जो कुशल तोपची था तोप खाने का कर्नल बनाया गया था। ये दोनों काठमांडू में तोपे ढालने का काम भी करते थे। सेना के प्रयाण करते समय यानी उनके चलने पर नेपाली बजा जाने वाले ब्रिटिश सेना के 8-9 मार्चिंग ध्वनियों का सफलतापूर्वक अनुसरण करने लगे थे। नेपाल की सारी सेना में सबसे अधिक सुशिक्षित और योग्य पाल्पा बटालियन थी जिसका प्रशिक्षण भीमसेन थापा के पिता अंबर सिंह थापा की देखरेख में हुआ था। अंबर सिंह थापा को पूरा विश्वास था कि पाल्पा बटालियन कंपनी की सेना की धज्जियां उड़ा सकती है। अब वर्दी पर बात करते हैं। 18वीं सदी ईस्वी के आरंभिक वर्षों में नेपाल के स्थायी सैनिकों के लिए 2 वर्दियां निर्धारित की गई थी। वह कंपनी के सैनिकों की वर्दी के विभिन्न अनुसरण पर बनाई गई थी। सैनिकों की वर्दी बगजी वाली लाल कुर्ती थी जिसके ऊपर श्वेत पट्टी बांधी जाती थी। सेनाधिकारियों की वर्दियों और अधिक विरोधपूर्वक एवं विचित्र थी जिनका निर्माण ब्रिटिश सेनाधिकारियों की वर्दी पर लगे हुए विभिन्न चिन्हों का वास्तविक तात्पर्य समझे बिना किया गया था। कुछ सुब्बा उसी प्रकार की वर्दी पहनते थे जिस प्रकार की वर्दी पहले ब्रिटिश सेना के जनरल धारण करते थे। सभी सैनिकों तथा सेनाधिकारियों की कमर में खुखरी बंधी होती थी। हस्ती दल चौतरिया की कमर पर बंधी खुखरी की मूठ अवनूस की बनी थी। उसके खलीते की सोने की जरी से सजाया गया था और छोटे सरदारों के खुखरी के खलीते पर चांदी की जरी लगी होती थी। वर्तमान नेपाली लेखकों की धारणा है कि मुख्तियार मूल दीवान भीमसेन थापा ने अपनी सेना का संगठन अंग्रेजों की सेना के अनुसरण पर उनका अनुकरण करके अंग्रेजों की प्राणांतक शत्रु परासियों की यानी पारसियों की सेना के अनुसरण पर किया था। इनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो इस तरह थे। गोरखाली सैनिक तलवार, खुखरी, धनुष, बाण तथा विलायती तोड़ादार बंदूकों के अनुसरण पर बनाई गई बंदूकों से सुसज्जित थे। वे लंबी चाकू और लमछड़ भी धारण करते थे। प्राय वे खांडा और भुजाली भी साथ रखते थे। खुखरी केवल युद्ध में शस्त्र पर आघात करने के लिए ही उपयोग न थी। पेड़ों के टहनियां काटकर सैनिक अपने लिए अस्थायी छोलदारी का निर्माण करने में तथा बाड़ा खाना बनाने में भी खुखरी का अत्यंत उपयोगी पाते थे। सेना नायकों के आयुध तलवार, खुखरी और ढाले थी। अनुमान किया जाता है कि 1814 में कंपनी के साथ युद्ध प्रारंभ होते समय नेपाल की छोटी बड़ी सब मिलाकर लगभग 400-500 तोपें थी। यूरोप के बने हुए विभिन्न प्रकार के पेचीदा अस्त्र शस्त्रों के
उपकरण भी नेपालियों ने अस्त्र शस्त्र बनाने लिए थे। उनके पास शार्पनेल शेल तथा टेजेंड स्केल वाले हॉवित्सर भी थे और गोरखालियों ने चीनी आयुधों के अनुसरण कर भी नए आयुधों का निर्माण किया था, यानी हथियारों का। 1772 में नेपाल पर आक्रमण करने वाली चीनी सेना के पास कमाए हुए चमड़े की बनी हुई हल्की तोपें थी जो 5-6 बार गोली छोड़ने के पश्चात फट जाती थी। गोरखालियों ने तुरंत उसके अनुकरण पर चमड़े की हल्की तोपों का निर्माण कर लिया था। वे तोपें मोटे चमड़े से बनाई गई थी, उसके अंदर की ओर चिपकदार मिट्टी की परतें लगाई गई थी। उनके बाहरी भद्दे ढंग से लोहे का एक हुक लगाया गया जाता था। ये तोपें इतनी हल्की थी कि एक व्यक्ति 2 तोपों को सरलता से उठाकर ले जा सकता था। इन तोपों से लगभग 1 पाउंड के गोलों की 3-4 बार बौछार कर लेने के पश्चात वे फट जाती थी। राजा पृथ्वीनारायण शाह ने कलकत्ता से कुछ बंदूकें मंगवाई थी, किंतु पीछे यूरोपियन भगोड़ों की सहायता से गोरखालियों ने स्वयं ही बंदूकें बनाने का कारखाना स्थापित कर लिया था। वे अपेक्षाकृत उपयोगी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने लगे थे। उनकी बंदूकों में संतुलन पूर्णतः सही न था तथा लॉक्स भी त्रुटिपूर्ण थे। उनकी बंदूकों में निकृष्ट ढंग से चकमक फ्लिंट का प्रयोग होने के कारण उनकी उपयोगिता में भारी बाधा पड़ती थी। इनमें जो है चिनगारी प्राय बारूद तक पहुंचने से पहले बुझ जाती थी, इसलिए गोरखालियों को अपनी बंदूकों के लिए भारत से चकमक मंगाने पड़ते थे। गोरखेली साम्राज्य के अंतर्गत उत्तम चकमक तथा सज्जी खार या सोरा को छोड़कर बंदूकों तथा तोपों के निर्माण के लिए अन्य सभी वस्तुएं उपलब्ध थी। साथ ही भाले, बर्छे, बंदूकें, तलवार तथा खुखरियां बनाने के लिए उत्तम लोहा उपलब्ध था। पीतल की तोपें ढालने के लिए तांबा और जस्ता, गोलियां ढालने के लिए सीसा तथा बारूद बनाने के लिए गंधक सुलभ था। काली नदी के पश्चिम को राज्य फैल जाने पर तथा जब बंदूक की मांग नेपाल के कारखानों की उत्पादन क्षमता से आगे बढ़ गई तो गोरखालियों ने कुमाऊं और गणराज्य की सीमा से लगे भाबर तराई की मंडियों से बंदूकें आदि आयुधों को खरीदना प्रारंभ कर लिया था। उन दिनों नगीना में, जिसे भारत का बर्मिंघम कहा जाता था, उत्तम बंदूकें ढालने के कारखाने। अब यही बता देते कि तब नेपाल की सेना कितनी थी। 1814 में नेपाल की स्थायी सेना के संबंध में विभिन्न अनुमान लगाए जाते हैं। 1800 के आसपास रणबहादुर ने नेपाल के स्थायी सैनिकों की संख्या 40,000 बताई थी, किंतु रणबहादुर की कथन को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। वह कंपनी से सहायता लेना तो चाहते थे, पर उसे अपने राज्य की महत्वपूर्ण सूचनाओं को सही बताने का तैयार थे। अब तक सूचनाओं के आधार पर अनुमानित किया जाता है कि 1814 में गोरखा युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व नेपाल के सैनिकों की संख्या इस प्रकार थी। काठमांडू और पाल्पा में रखे गए थे लगभग 7,000, काली नदी के पूर्व में डोटी आदि में से 3,500, काली नदी के पश्चिम में कुमाऊं, गढ़वाल, दून तथा हिमाचल में 3,500। इस तरह नेपाल की समस्त सेना लगभग 14,000 थी। स्थायी सेना में लगभग आधी सेना का संगठन बटालियन के रूप में किया गया था। उसे काठमांडू और पाला में सुरक्षा हेतु रखा गया था। शेष सेना पूर्ववत स्वतंत्र कंपनियों में विभक्त थी और सारे साम्राज्य में छोटी छोटी टुकड़ियों के रूप में महत्वपूर्ण ठिकानों में रखी गई थी। गढ़वाल में गोरखाली सेना की 3 बटालियन रखी गई थी। एक कंपनी में लगभग 100 सिपाही होते थे। इस प्रकार 5 कंपनियों की बटालियन में 500 सैनिक और 3 बटालियन में कुल मिलाकर 1500 सैनिक गढ़वाल में रखे गए थे। स्थायी सैनिकों की भर्ती के लिए पृथ्वीनारायण शाह ने अपनी जो विशिष्ट प्रथा थी वो बात तक चलती रही। इस प्रथा के अनुसार प्रतिवर्ष सारी सेना को बदल देना पड़ता था। 1 वर्ष तक सेना के कार्य कर लेने के पश्चात प्रत्येक सैनिक को, जो कि जागरिया कहलाता था, अगले 2 वर्ष तक सेनानी स्थान नहीं दिया जाता था। ये खाली सैनिक, जो कि ढाकरिया कहलाते थे, अन्य व्यवसाय को अपना हेय समझते थे। 2 वर्ष तक उन्हें अपना निर्वाह करने में कठिनाई होती थी। उनकी प्रबल इच्छा होती थी कि राज्य की ओर से कहीं न कहीं युद्ध आरंभ हो जाए, जिससे उन्हें 2 वर्ष तक खाली बैठने का अवधि से पूर्व भी आजीविका कमाने का अवसर मिल सके। इन ढाकरिया सैनिकों को नेपाल सरकार आवश्यकता पड़ने पर बुला सकती थी। अस्थायी सेना। साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में रखे नेपाल के स्थायी सैनिकों की संख्या इतनी कम थी कि
प्रत्येक प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय व्यक्तियों की अस्थायी सेना रखनी पड़ती थी। इस अस्थायी सेना का प्रयोग रण क्षेत्र में भी किया जाता था। साम्राज्य के पूर्वी भाग में किरात और लिंबुओं की अस्थायी सेना खड़ी की गई थी। उसे कोई वेतन नहीं देना पड़ता था। पिंडारियों के समान उसे भी युद्ध या छापों के समय लूट में प्राप्त सामग्री नकद रुपए को छोड़कर शेष अपने पास रखने की छूट दी गई थी। पश्चिम की ओर कुमाऊनी और गढ़वालियों को विशेष लोभा और पिंडर नदी के उत्तर की ओर स्थित पठारी भाग के निवासियों को बड़ी संख्या में अस्थायी सेना में भर्ती किया गया था। इस अस्थायी सेना के सभी छोटे बड़े सैन्य अधिकारी गोरखाली होते थे। अस्थायी सेना के सैनिकों को राज्य की ओर से बंदूकें दी जाती थी, किंतु उन्हें वर्दी नहीं दी जाती थी। जब वह राज्य से बाहर युद्ध में भाग लेने के लिए भेजे जाते थे तो उन्हें नकद वेतन दिया जाता था, किंतु शेष समय में उन्हें खाने कमाने के लिए कुछ भूमि दी जाती थी जिस पर राजस्व नहीं देना पड़ता था। हेरसे के अनुसार काली से पश्चिम के प्रदेश में अस्थायी और स्थानीय सैनिकों की संख्या अस्थायी गोरखाली सैनिकों की संख्या से दोगुनी थी। अख्तर लोनी का यह अनुमान कि स्थानीय सैनिकों की संख्या अस्थायी गोरखाली सैनिकों की संख्या से आधी थी, यह भ्रमपूर्ण माना जाता है। काली के पश्चिम में स्थायी गोरखाली सैनिकों की संख्या 3500 तथा अस्थायी स्थानीय सैनिकों की संख्या भी इतनी ही मानने पर इस प्रदेश में कम से कम 7000 सैनिक गोरखाली साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए तैनात थे। काठमांडू में रखे गए सैनिकों को अनुशासन और ड्रिल आदि की जैसी सैन्य शिक्षा नियमित रूप से दी जाती थी, वैसी सैन्य शिक्षा साम्राज्य के अन्य भागों में रखे सैनिकों के लिए आवश्यक नहीं समझी जाती थी। युद्ध के प्रांगण में नेपाली सेना की सफलता सामूहिक अनुशासन और सैन्याधिकारियों की शिक्षा दीक्षा पर उतनी निर्भर नहीं करती थी जितनी प्रत्येक सैनिक और व्यक्तिगत कष्ट सहिष्णुता और साहस पर निर्भर थी। सभी गोरखाली सैनिक जन्मजात गुरिल्ला योद्धा थे। गुरिल्ला योद्धा में भी उनकी कलाबाजियां साधारण थी। वे प्राय अपने शत्रु पर 2 या 3 ओर से सहसा आक्रमण करके उसे नष्ट करने का प्रयत्न करते थे। शत्रु की गोलियों की लगातार होने वाली बौछार के सम्मुख उन्हें पीछे हटना पड़ता था। वो शत्रु के दुर्ग या शिविर का घेरा डालकर उसे भूकू मारकर अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर देते थे। अस्थायी बाड़ा बनाकर युद्ध करने की कला में गोरखाली सैनिक अद्वितीय थे। थोड़े से घंटों में वे किसी टीले आदि सुरक्षित स्थान पर पेड़ों की टहनियों को 2 ओर से खड़ी करके उनके बीच पत्थर, कीचड़, मिट्टी, लकड़ी या जो भी वस्तु मिलती थी उसे भरकर बाड़ा तैयार करते थे। इस सुरक्षित आश्रय स्थान से निकलकर वे अपूर्व साहस के साथ युद्ध पर प्रायः रात्रि में सहसा छापा मारा करते थे। शत्रु को छकाने तथा थकाकर भगा देने की इस कला में वे परम कुशल थे। गोरखाली सैनिकों में आदर्श सैनिकों की सभी विशेषताएं थी। वर्षों तक राज्य प्रसार के युद्ध में संलग्न रहने के कारण अनेक सैनिकों और सैन्याधिकारियों को अपूर्व रण कुशलता प्राप्त हो गई थी। वे संकटों की तनिक भी चिंता नहीं करते थे। अपने साथ लड़ने वाले शत्रु को वे तुच्छ समझते थे। अपने कर्तव्य का पालन करते समय वे अपने जीवन की बाजी लगा देते थे। उन्हें अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सदा तथा सबसे अधिक ध्यान रहता था, इसलिए सैनिक के रूप में उनका महत्व तो बहुत अधिक बढ़ गया था। यह थी गोरखानी या गोरखाली वाली गोरखा सेना की गाथा। इसके बाद कुमाऊं और गढ़वाल के चंद और पवार राजाओं की सेनाओं का भी मैं उल्लेख करूंगा कि ये किस तरीके से गोरखों के सामने टिक नहीं पाई थी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि भारत के स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में हिमालय को लेकर बहुत कुछ नहीं है। विशेष तौर पर इतिहास की पुस्तकों के पन्ने तो लुटेरे मल्लेच्छों के रक्त रंजित इतिहास से भरे पड़े हैं। इससे हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकारिता को देश दुनिया में सामने रखने के लिए एक मिशन के तौर पर हिमालय लोक चैनल और हिमालय लोक वेबसाइट लाई गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मेरे लिखे इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों और अंतिम गीत नदियों के गीत को भी सुन लेना, इसी चैनल में है। समाचार विश्लेषण पर हमारे चैनल संपादकीय न्यूज को भी अवश्य देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।
हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।